चौधरी परवेज अलाई बैठे हुए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ पास महमूद खान जो कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आज बड़ा अहम फैसला करना है और मैंने अनाउंस करना है। तो मैं ये चाहता था कि आज मैं अपनी कौम के सामने पहले ये रखूं कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं, कि हम सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा अपना राज है यहाँ, लेकिन हम क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े, इस मुल्क के अंदर जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। मैं आपको वो पाकिस्तानी होते हुए बता रहा हूं जिसने सारी बाहर कमाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना पाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना बन रहा पाकिस्तान में। और मेरी तरह के सारे वो पाकिस्तानी, और मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो कि इस मुल्क से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं अपने मुल्क से, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर भेजते हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, बड़े बड़े महलात बाहर हैं, यहां के चोरी के पैसे से बड़े बड़े शाहाना उनका जिंदगी है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इस मुल्क से क्या रिश्ता है, और मैं बाकी पाकिस्तान, और मैं उन पाकिस्तानी में से हूं जिसको पूरा मौका था कि 20-25 साल बाहर मैंने क्रिकेट खेलता था, मेरी शादी भी वहां की, मैं वो पासपोर्ट ले सकता था, बरतानिया का पासपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये मेरे कभी ज़हन में ये चीज नहीं आई कि मेरा पाकिस्तान के अलावा कोई और घर है। तो मैं आज वो पाकिस्तानी आज बात कर रहा है कि मुझे पहली दफा मुझे खौफ आ रहा है कि ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया गया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं आज कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियल से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें आप कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो इंडस्ट्री जो हमारे दौर में बड़ी मुश्किलों से तीसरे और चौथे साल में हमने मेहनत करके इंसेंटिव्स दे के इंडस्ट्री बढ़ाई, जो कि हमारे आखिरी महीने में 26% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो टोटल इंडस्ट्री थी 10.7% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी। दौलत में इजाफा हो रहा था, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, रिकॉर्ड, क्योंकि दौलत में इजाफा हो रहा था, टैक्सेस में इजाफा हो रहा था, रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमने की। मुझे फख्र है कि मैंने अपने किसानों की मदद की। 4.5% पे हमारा ज़राअत के अंदर ग्रोथ हुई, इजाफा हुआ। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड फसलें हुई पाकिस्तान में, क्यों? हमने किसानों की मदद की। आज वो सारा जो पाकिस्तान वहां लेके जा रहे थे, आज मुझे एक चीज बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसी में बेहतरी हुई है। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में
کہ 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए 7 महीने में। इनमें प्रोफेशनल्स थे, इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, स्किल्ड वर्कर, जो तरखान जो स्किल्ड वर्कर होता है। 7.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के चले गए मायूसी में। आज ये आलम है, इस मुल्क को आज इधर हम ले आए हैं कि डाकू राज ऊपर बैठ गया है। 30 साल से जो लोग लूट रहे थे उनको आके ऊपर बैठा दिया। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, हमने पहले साल यही छोड़ के गए थे, यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क का दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में। उस पाकिस्तान को हमने पहले संभाला, फिर 2 साल कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया के अंदर अजाब आया हुआ था, सारी दुनिया की माइशत तबाह हुई। आप अमेरिका का हाल देखें, बरतानिया का देखें, जर्मनी का देखें, हमारे से वो मुल्क जिनके इदारे हमारे से बहुत बेहतर थे। हिंदुस्तान का हाल देखें, उसके अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में से, हमने वो भी संभाला, हमारी माइशत भी ऊपर गई, हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमने बेरोजगार होने से लोगों को बचाया, हमने इंडस्ट्रीज को पैसा दिया, इंसेंटिव्स दिए, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद की ताकि रोजगार मिले लोगों को। हमने उस दौर के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट थी, और मैं ये चाहता हूं आप सारे जो मैं ये चीजें मैं आपको कह रहा हूं अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अब तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, मोबाइल फोन है, आप गूगल करें, आपके पास 2 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो दौलत में इजाफा हुआ था वो 5.7% था हमारे तीसरे साल कोरोना के बावजूद, और 6% था हमारे चौथे साल। अब ये भी मैं आपको आज बता दूं कि ये सिर्फ 3 दौर में ये इस तरह की हम पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ, ग्रोथ रेट हुई। अयूब खान के दौर में, जनरल जिया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों दफा हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। एक दफा हम अफगान जहाद में शामिल थे जनरल जिया के जमाने में, फिर वॉर ऑन टेरर में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में हम किस में शामिल थे? सीटों और सेंटों में उनके साथ मिले हुए थे जबकि कोल्ड वॉर हो रही थी। अमेरिकन डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उनकी ये ग्रोथ रेट हुई थी। हम, और मुझे फख्र है इस चीज का कि उसके बावजूद कि हमारे पास कोई अमेरिकन डॉलर्स नहीं आ रहे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को उठाया, और ये जो 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी इकोनॉमी उठ रही थी। तो मेरा आज सवाल यह है, कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुनें। जब आपकी माइशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी, उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो आज 100% का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बाहर से ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अभी 1 साल के अंदर, चंद महीनों, बल्कि 10 महीनों के अंदर आधी हो गई है बाहर से इन्वेस्टमेंट। पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए।
इन्वेस्टमेंट में। रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था, हमने उनको इंसेंटिव्स दिए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां डॉलर्स भेज रहे थे। और फिर एक्सपोर्ट्स, जो ये नून लीग के दौर में 5 साल बढ़ी नहीं, मुझे फख्र है कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स 33 अरब डॉलर की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। और फिर हमने टैक्स कलेक्शन, जो मैं अभी कह रहा हूं कि आमदनी होगी तो लोगों पे पैसा खर्च किया जाएगा। तुम्हारी 6100 अरब रुपए की हमारे जमाने में टैक्स कलेक्शन थी। आज ये सब कुछ नीचे जा रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात करो 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ते थे। रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो मेरा सवाल मेरे 2 सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस करनी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किए वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे दे रहे हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दे दें। लेकिन वो तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से है, वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मायशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर ले। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज है, पेमेंट नहीं कर रहे। अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं, अभी तक हम अब वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि इनके पास क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने मायशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, और ये इलेक्शन डिले करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, एक बड़ा बददियानतदार आदमी है, वो इनके साथ मिला हुआ है, और वो इनको तरीके से बताएगा कि कैसे इलेक्शन डिले किया जा सकता है। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट जब गए सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारी गवर्नमेंट गिरा रहे थे ये, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए तो वो मान गए थे कि इलेक्शन हमने कहा इलेक्शंस करवा दो, वो मान गए थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके कहा कि जी मैं 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकता, और उसकी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुए। आइन, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को सारा वक्त तैयार होना चाहिए 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कोशिश करेगा इनके साथ मिलकर कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन खींचे। इनको कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। रुपया गिरता है, इनके पैसे डॉलर में इनको
ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا، ذرا یہ سب اب میں تو پہلے سب دیکھیں. مجھے بتانے کا وہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ. اچھا، اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہیں ابھی، مصطفیٰ کھوکھر. انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. سگنل دینا مجھے جب تیار ہوں. تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکھر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی
اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی. لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے. بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. دوسرا الیکشن ہوا، اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا. اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا. آج موئی پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی، وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے. دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے. اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو سٹیٹسمین مانا جاتا ہے، اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کا.
16 अरब रुपए का ये जो एफआई का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था? जैसे ही एफआईए ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए, मकसूद चपड़ासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया। और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ? इसमें कोई शक है कि NRO 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था NRO 1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी, 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, वो इन्होंने फिर उनको NRO 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसकी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होके निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और उस जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप अपने, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं, तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो TT के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है, तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरा किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। इन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के, आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह है मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की इनकी करप्शन माफ हो रही है। और ये बहुत बड़ी वजह है आज मायूसी की। और मैंने ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आना चाहता हूं कि मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उनसे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये काम रह गया है? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसके कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? ये अपने लोग। अच्छा, और मैं कोई मुल्क का दुश्मन हूं? 50 साल से कौम मुझे जानती है, सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं, सिविल अवार्ड सब जीते हुए हैं। मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो यानी जो जिसे कहे कि जो खैराती काम करता है, किसी ने पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं इकट्ठे किए जो मैंने किए। मेरे ऊपर हर किस्म का गन। ये सोचे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। कोई ये कहां होता है?
اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی، یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی، اور یہ کہنا، یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے۔ اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO 1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں۔ کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO 2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے، سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا۔ ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے، میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا۔ آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے، اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں۔ اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی۔ میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن۔ آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ۔ ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی، ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک کرپشن کا پڑا ہوا تھا۔ میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں۔ یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا۔ میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ ہونا تھا۔ اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں۔ بتا دینا کب ختم ہو۔ ضمانت کے اوپر ہے، ڈر کس چیز کا؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے، تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے۔ اب یہ سارا یہ جو گھٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو، کسی طرح بس پاور مل جائے، تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو، ساروں نے مل کے جو
चोरी की जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो घोटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो एनआरओ 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह। कितने मिनट का था ये? पूरा ही दिखा दिया। बस 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 जी। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FI के केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे। तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने हैं। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हिमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया। मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे ऊपर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक्तदार के लिए।
کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتہ ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسے میں چلنے کا قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا ہے کہ میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اب جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں. اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میری ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ
यानी मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन है, इसने नवाज शरीफ के साथ बैठ के 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमजोर सीटें थी, जिनमें बड़ी कम मार्जिन से हम जीते थे, और जिधर पीडीएम का वोट दुगना था हमारे से उस इलेक्शन के अंदर। अब ये अवाम देखे किधर आज एक बाशऊर अवाम है, बेदारी आई हुई है हमारी कौम में है। पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं, मैं 8 सीटों पे लड़ा, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे सारे 8 की 8 सीटों पे जिताया, 7 सीटों पे जिताया। और एक जो कराची के अंदर सीट थी, जरा वहां देख ले, वो इलेक्शन कमीशन को वो धांधली नहीं नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की और वोट बाहर फेंक दिया, जो हर बार इस्तेमाल करता है। तो हमने ये फैसला कर लिया। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निज़ाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं, आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यहां श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाए और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। और वो तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेके निकलेंगे। और मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मायूसी जो है, मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा, इसके बावजूद कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट मिली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल। हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था। सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, 2 साल वो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स ही मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रिस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें बन गई हुई है और वो हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है, जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं 1 एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो अब ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हमारी अब जद्दोजहद जारी रहेगी।
मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से आप मेरी कॉल पे आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान ने ऐलान किया है कि अगले जुमे दोनों असेंबलीज तोड़ दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि कौमी असेंबली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करो। इमरान खान का मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक कहना है कि ये खौफजदा है, इलेक्शन हारने का डर है, इसीलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोनों वज़राए आला के साथ खिताब के दौरान ये कहा है कि हम अगले जुमे दोनों असेंबलीज यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इसके अलावा कौमी असेंबली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान किया है कि जुमा 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज को तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे दोनों असम्बलीज जहां पर उनकी हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफा कबूल करो। मजीद उन्होंने कहा कि ये मुल्क अब मुश्किल फैसलों से उठेगा, मायूस नहीं होना, अब इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। बड़ा ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किया है। वो कहते हैं कि अगले जुमे 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को तोड़ देंगे।